मैं पढ़ लेता हूँ जी। हाँ हाँ, बढ़िया रजत भाई। मानव संपर्क व संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह न होने से ही क्षोभ, विरोध व कठोरता का प्रसव, भौतिक क्रिया में क्षोभ से असमृद्धि व अभाव का प्रसव, शरीर क्षोभ से रोग व क्षीणता का प्रसव, प्राण क्षोभ से उद्विग्नता उद्विग्नता। उद्विग्नता व निरुत्साह का प्रसव, मना क्षोभ से असह अस्तित्व व दुख का प्रसव, वृत्ति क्षोभ से आलस्य प्रमाद व अशांति का प्रसव, चित्त क्षोभ से कृत्रिमता यानी दिखावा, रहस्यता व असंतोष का प्रसव, बोध रहित बुद्धि से भ्रांति, अज्ञान, अभिमान व कृतज्ञता का प्रसव होता है। अवसरवादी व्यवहार ही क्षोभ का कारण है, जो गलती और अपराध से मुक्त नहीं है। अवसरवादिता अवसरवादिता के शीघ्र परिणामवादी होने के कारण इसके व्यवहार में एक सूत्रता का अभाव रहता है। एक सूत्रता के अभाव में आत्मोन्मुख बुद्धि न होने से बुद्धि क्षोभ, बुद्धि अनुयायी चित्त न होने से चित्त क्षोभ, चित्त अनुयायी बुद्धि न होने से वृत्ति क्षोभ, वृत्ति अनुयायी मन न होने से मना क्षोभ, मनोनुकूल प्राण, हृदय, शरीर व क्रिया न होने से संपर्का सॉरी कैसे बोलेंगे इसको, संपर्क। संपर्कात्मक व संबंधात्मक व्यवहार में मनः क्षोभ होता है। बहुत बड़ी बड़ी हैं ये। बुद्धि शुद्ध अहंकार मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ, चित्त शुद्ध मानव अपने तर्क को श्रेष्ठ, वृत्ति शुद्ध मानव विचार व कार्य योजना को श्रेष्ठ, मन शुद्ध विषय भोग को श्रेष्ठ समझता है। फलस्वरूप ही वादी विवाद उत्पन्न होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि अवसरवादिता ही वाद विवाद का मूल कारण है, क्योंकि यह अपराध से मुक्त नहीं है। सत्यबोध न होना ही बुद्धि क्षोभ है। वाद विवाद के लिए दोनों पक्षों का अथवा एक पल का गलत यानी भ्रम में रहना आवश्यक है, क्योंकि दोनों पक्ष सही हों और वाद विवाद हो ऐसा संभव नहीं है। अवसरवादी व्यवहार का मूल कारण बुद्धि का अथवा विज्ञान में कोश व जागृति का पूर्ण विकसित न होना है। विज्ञान में कोश से विकसित नहीं होने से ही भ्रम तथा अज्ञान है, जो अवसरवादिता का द्योतक है। भ्रम तथा ज्ञान के बिना गलती संभव नहीं है। चैतन्य इकाई की दर्शकता अपूर्ण विकास की ही अज्ञान है। अपार दर्शकता का फल ही है विकासवादी नियमों की समझ न होना तथा फलस्वरूप ही अवसरवादिता है। कार्य करने की स्वतंत्रता के कारण ही मानव को न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्यात्मक विचार, इच्छा, संकल्प पूर्वक व्यवहार, विचार एवं अनुभव करने का अवसर प्राप्त है। जड़ सृष्टि में बीज, परिणाम एवं प्राण के भेद से और चैतन्य जीवन में बीज, आशा व इच्छा के रूप में वंशानुसंगी संस्कारानुसंगी भेद से हैं। मानव में बीज संस्कारों के रूप में मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि में स्थापित होना पाया जाता है, क्योंकि हर भ्रमित व्यक्ति में बौद्धिक स्तर में अंतर है। बौद्धिक क्षमता का भेद ही मानव क्रियाकलाप में वैविध्यता का मूल कारण है। बौद्धिक वैविध्यता
के कारण ही मानव न्यायवादी तथा अवसरवादी व्यवहार अपने जागृति के अनुसार अपनाता है। बीज मात्र उद्भव के अनंतर प्रलय यानी बीज की ओर तथा प्रलय बीज के अनंतर उद्भव की ओर गतिमान है। बुद्धि में प्राप्त अनुभवगामी अवधारणाएं यानी संस्कार क्रम से विचार व क्रिया में अभिव्यक्ति होती है और क्रिया से प्राप्त विचार पुनः अनुमान सहित अवधारणा संस्कार में स्थित होते हैं। अनुभव मूलक बोध ही धारणा है, यही संस्कार है। समस्त मानव की धारणा मात्र विश्राम ही है। समस्त श्रम जो है वह विश्राम के लिए ही है। विश्राम योग्य अवधारणा मात्र न्यायपूर्ण व्यवहार से, धर्मपूर्ण विचार से तथा सत्य में अनुभूति सहित संभव होता है। सत्य के आश्रय में धर्म तथा न्याय है ही। न्यायाश्रित मानवीय इकाई व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व द्वारा संपादित समस्त क्रिया तथा व्यवहार मात्र सुकृत परिणाम, परिपाक फल हेतुक कारण ही है, जिससे ही समाधान एवं सहस्तित्व सिद्ध होता है। न्यायाश्रित व्यवहार संपन्न समाज में मानवीयता तथा अमानवीयता की प्रतिष्ठा स्पष्ट है। इसके विपरीत अवसरवादी व्यवहार में मन एवं अज्ञान से पीड़ित होता है, जिससे अमानवीयता का प्रादुर्भाव होता है। लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता की ओर प्रकृति की सुकृत और गुरु मौलिकता से लघु मौलिकता की ओर गति को विकृत परिणाम, परिपाक एवं फल की हेतुक संज्ञा है। बस भैया रजत भाई यहाँ रुक जी जाते हैं, फिर आगे जो है वो फिर से थोड़ा देव मानव दिव्य मानव ये वाला जो है काफी पहले भी बात हुई है इसके ऊपर, तो उसको नेक्स्ट रीडिंग में कर लेंगे। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। जी भैया। इसको देखते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। मानव संपर्क व संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह होने से ही क्षोभ, विरोध व कठोरता का प्रसव, है ना। प्रसव मतलब कोई चीज जैसे मतलब क्या बोलेंगे इसको, शुरू होती है या पैदा होती है, उसको जो है वो प्रसव कह रहे हैं। तो मानव संपर्क व संबंध में निहित मूल्य जो है, जो इनहेरेंट वैल्यूज हैं, जब वो फुलफिल नहीं होती है, जब वो निर्वाह करने से ऐसा लगता है कि अभी ठीक नहीं हुआ, तो वो वाली जो स्थिति है उससे, उसी को कह रहे हैं कि उसी से क्षोभ, विरोध और कठोरता जो है ना उसके वो पैदा होती है। फिर आगे कह रहे हैं भौतिक क्रिया में क्षोभ से असमृद्धि व अभाव का प्रसव, है ना। तो भौतिक क्रिया जो है शरीर से और भौतिक संसाधनों के ऊपर जितना भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है ये जो फुलफिलमेंट नहीं होती है, तो उससे अभाव मतलब कमी, और असमृद्धि भी वही उसी तरह का है, मतलब कि जिसको कह रहे हैं कि आवश्यकता है और चीजें पूरी नहीं पड़ रही हैं, ऐसी फीलिंग आए, तो ये वाली फीलिंग का जन्म होता है। शरीर क्षोभ से रोग व क्षीणता का प्रसव, है ना। रोग तो हम जानते हैं, और क्षीणता मतलब जिसको बोले कि कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, ताकत पूरी नहीं लग रही है, उसको जो है तो उस ये वाली परिस्थितियां जो है ये पैदा होती है। प्राण क्षोभ से उद्विग्नता व निरुत्साह का प्रसव, है ना। तो मतलब एक आदमी अपने में डिस्करेज सा और थोड़ा वैसा महसूस करता है, और उद्विग्नता जो है वो एक आवेशित गति की तरह से है कि मुझे आगे तो बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने की गति रहती है, उस गति से भी जब मैं काफी तेजी से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद में उसमें भी थकान हो जाती है। आवेशित गति में लंबे समय तक रहा नहीं जा सकता। तो फिर जिसको सांस फूलने वाली बात कह रहे हैं, उस
है ना, वो वाली परिस्थितियां जो है वो हम अपने शरीर को ज्यादा चलाते हैं, जहां पहुंच रहे हैं वहां पे मैं जल्दी फटाफट पहुंच जाऊं, मतलब उस तरह से जब किया जाए उसको प्राणक्षोभ के साथ में रिलेट कर रहे हैं। फिर तो ये वाले जो थे, ये हमने देखा अभी कि वो शरीर, हृदय, प्राण, उन चीजों की बात हो रही है, और अब आगे जो है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की बात हो रही है। मनक्षोभ से असह अस्तित्व दुख का प्रसव है ना, तो मन को दुख के साथ में रिलेट किया, ये हमने कल भी देखा था। फिर वृत्ति क्षोभ से आलस्य, प्रमाद व अशांति का प्रसव है ना, तो वृत्ति को शांति अशांति के साथ में रिलेट किया था। चित्त क्षोभ से कृत्रिमता या दिखावा, रहस्यता व असंतोष का प्रसव, तो संतोष असंतोष की बात कल हुई थी, है ना, यहाँ पे साथ में कृत्रिमता या दिखावा और मिस्टीरियसनेस, रहस्यता, उसके साथ में भी चित्त में अगर कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो उसको उससे रिलेट किया। बोध रहित बुद्धि से भ्रांति, अज्ञान, अभिमान व कृतज्ञता का प्रसव होता है। ठीक है, और फिर आखिर में निचोड़ के रूप में लिखा कि अवसरवादी व्यवहार ही क्षोभ का कारण है, जो गलती और अपराध से मुक्त नहीं है। तो जो चैप्टर शुरू हुआ था उसको दोबारा से देखें, तो चैप्टर के शुरू होते ही अवसरवादी व्यवहार और न्यायपूर्ण व्यवहार, इससे जो है वो बात शुरू हुई थी। तो ये वाला जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, ये अवसरवादी व्यवहार में जो है अवसर, उसको निचोड़ में कह रहे हैं कि अवसरवादी व्यवहारिक क्षोभ का कारण है, जो गलती और अपराध से मुक्त नहीं है। इसी व्यवहार में ही सारी की सारी गलतियां और अपराध जो है वो होते हैं। ऐसे करके इस पूरी लंबी सी अनुभूति है, उसको मोटा सा मेहता देख सकते हैं। अवसरवादिता के शीघ्र परिणामवादी होने के कारण इसके व्यवहार में एक सूत्रता का अभाव रहता है। तो अवसरवादिता जो है, जिसको हम अपॉर्चुनिज्म कह सकते हैं, वो वो बेसिकली क्या है कि आई आई मतलब परिणाम क्या है, शीघ्र परिणामवादी, तो अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन भी सुखी होना चाहता है, वो भी फल परिणाम के रूप में सुख ही चाहता है, तो जल्दी से काम हो जाए, ये उसका पर्पज रहता है, ये उसकी सारी की सारी योजना रहती है। तो तो इसके कारण व्यवहार में एक सूत्रता का अभाव रहता है। एक सूत्रता के अभाव में आत्मोन्मुख बुद्धि ना होने से बुद्धि क्षोभ, अभी फिर से ये क्षोभ को और इलेबोरेट कर रहे हैं। तो बुद्धि क्षोभ किसको कह रहे हैं? आत्मोन्मुख बुद्धि ना होने से बुद्धि क्षोभ, बुद्धि अनुयायी चित्त न होने से चित्त क्षोभ। मतलब कल भी हमने जैसे बात की थी कि बुद्धि जो है वो चित्त से हायर फैकल्टी है ना, श्रेष्ठ क्रिया है। तो चित्त का स्वाभाविक रूप से बुद्धि को फॉलो करना जो है वो एक नेचुरल स्थिति बनती है, लेकिन चित्त जो है बुद्धि को इग्नोर करे, उसका अनुयायी, अनुयायी मतलब एक तरह से शिष्य के रूप में कह सकते हैं। तो चित्त जो है वो बुद्धि की प्रेजेंस को या उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता, उसको इग्नोर करता है। ऐसे में जो स्थिति बन रही है उसको चित्त क्षोभ कह रहे हैं ना? चित्त अनुयायी वृत्ति ना होने से वृत्ति क्षोभ। तो अगेन चित्त जो है वो वृत्ति से श्रेष्ठ क्रिया है, तो वृत्ति उसके एग्जिस्टेंस को नकारे, स्वीकारे ना, इग्नोर करे, तो बुद्धि में फिर फ्रिक्शन रहता है, उसमें उसमें तालमेल नहीं रहता है, और फिर जो वो स्थिति रहती है उसको वृत्ति क्षोभ कह रहे हैं। उसी को फर्दर कहते हुए लास्ट में वृत्ति अनुयायी मन ना होने से मनक्षोभ। और फिर आगे जो है वो प्राण, हृदय, शरीर को कह रहे हैं, मनोनुकूल प्राण, हृदय, शरीर व क्रिया ना होने से संपर्कात्मक व संबंधात्मक व्यवहार में मनक्षोभ होता है। तो ये जो है फिर इन तीनों चीजों को ऐसे करके लिखा। तो ये कल भी आया था यहाँ पर इस वाले इसमें कल हमने बात की थी, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब शायद मेरे को भी पूरा क्लियर नहीं था, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में और सोचता रहा। ये फिर से कल जो है ना, व्यवहार व हृदय के परस्पर विरोध से क्षोभ, हृदय व प्राण के परस्पर, तो इसमें भी कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे देखें, तो मेरा जो जिस तरफ ध्यान गया, देखिए मैं बार बार आप सबसे ये कहता हूँ कि मतलब आई डू नॉट क्लेम कि मुझे मानव व्यवहार दर्शन या पूरा मध्यस्थ दर्शन अच्छे से समझ में आ गया।
ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे भी काफी कुछ समझना शेष है। काफी सारी अनुभूतियां, काफी सारे शब्द ऐसे आते हैं जहां पर मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैंने अभी इसको पेंडिंग में ही रखा हुआ है। लेकिन अब हर बार जब हम पढ़ते हैं और जब ऐसा ध्यान जाता है कि भैया ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो फिर विचारों में वो बात रहती है कि भैया उस पे उसको जो विचारों में रहती है उसको हम कहेंगे कि शोध चलता रहता है अपने में कि इसका मतलब क्या है। तो मेरा जो एक तरफ ये शोध करते हुए ध्यान गया कल और आज के बीच में, मुझे लगा कि आपसे शेयर कर लेता हूँ कि व्यवहार जो है वो हम शरीर से करते हैं, है ना? कुछ भी किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हम भी सब एक दूसरे के साथ में बेशक दूर-दूर भी बैठे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन मीटिंग में भी एक दूसरे के साथ में ऐसा कह सकते हैं कि व्यवहार हो रहा है। और व्यवहार करते समय आप सब भी अपने में एक्सप्लोर करके देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में। कभी-कभी ऐसा आता है कि मतलब हमसे हम किसी तरह का व्यवहार करते हैं या कोई हमसे किसी तरह का व्यवहार करता है और हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ऐसा होता है कभी-कभी किसी के साथ में? हाँ जी। रजत भाई, ऐसा ऐसा महसूस कर सकते हैं कभी-कभी, या कल्पना में आता है कि ऐसा होता होगा या हो जाता है? कि भैया कुछ कुछ बातचीत ऐसी हो गई, व्यवहार ठीक नहीं हुआ, या मेरे से दूसरे के प्रति ठीक नहीं हुआ, या दूसरे से मेरी तरफ ठीक नहीं आया और हार्ट बीट तेज हो गई। जी जी भैया जी। है ना? ऐसा हो सकता। तो इसको कह रहे हैं कि व्यवहार से हृदय का एक रिलेशनशिप है। ठीक है? वो जब ठीक रहता है व्यवहार और हृदय तालमेल में रहते हैं, व्यवहार भी किया और व्यवहार करके अच्छा भी लग रहा है, तो हार्ट भी जो है ना एक रेगुलर पेस के साथ में जैसा बीट करता रहता है, सहज स्वभाव गति में वैसा बीट करता रहता है। और उसमें जब कुछ अननेचुरल सा घटता है, अस्वाभाविक होता है, जो जो खुद को अच्छा नहीं लगता है, जो ठीक नहीं लगता है, तो ऐसा लगता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि इतनी जोर से दिल धड़क रहा है कि सामने वाले को दिखना ही ना शुरू हो जाए, या सुनाई ना देना शुरू हो जाए। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी जो है वो हो सकती हैं। लोग बयान भी करते हैं और अपने में भी हम टटोल कर देख सकते हैं कि क्या कभी कभी ऐसा होता है या नहीं होता। तो व्यवहार का फिजिकली हृदय के साथ में एक रिलेशनशिप है। उसमें कभी 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 कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसको हम देख पाए, ये जो है एक पहला स्टेप है इसका ना। फिर उसके लिए शब्द रखा कि वो जो परस्पर विरोध रहता है उसको क्षोभ कहते हैं। ठीक ठीक हुआ ना इतना ना? इसी तरह जी से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मुंह सूख सा गया अचानक, है ना? या सांस तेज होनी शुरू हो गई, या मतलब ऐसा लग रहा है कि भैया वो कुछ हो गया। और ये वाली सारी चीजें भी जो है ये व्यवहार और हृदय से रिलेटेड भी रहती हैं, जिसको हम सरकमस्टांसेस कई बार कहते हैं कि भैया सामने वाले ने ऐसा कहा और मेरे को एकदम से कुछ लगा के मुंह सूख सा गया या कुछ। तो वो जो है वो वाली सारी चीजें उसको फिर हम प्राण के साथ में रिलेट कर सकते हैं कि सांस जो है वो ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर अब प्राण जो ऑक्सीजन है वो कम हो रही है, सांस फूल सा गया। अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बैठे ही हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सांस की रेस्पिरेटरी स्पीड जो है वो कम ज्यादा हो गई। तो ये अगर हम व्यवहार के साथ में हृदय पे कुछ होता है, व्यवहार के साथ में सांस का कुछ होता है, इसको इसको कुछ इशारा कर रहे हैं बाबा जी कि हम इन चीजों को भी देख पाए। फिर आगे चल के ये जो आगे के सेंटेंस है बचा हुआ, ये शुद्ध रूप से सिर्फ जीवन में है कि मन और वृत्ति में भी एक तालमेल होता है, वृत्ति और चित्त में भी एक तालमेल होता है, चित्त और बुद्धि में भी एक तालमेल होता है, और बुद्धि और आत्मा भी एक तालमेल होता है। तो एक जीवन की फैकल्टीज में आपस में एक तालमेल रहता है। उसको सुख, शांति, संतोष, आनंद, और वो तालमेल जब मिसिंग रहता है तो उसको दुख, अशांति और असंतोष, और आनंद की जगह यहाँ पर बोला बुद्धि आत्मा विमुख हो जाती है। जब आत्मा को नहीं पहचानती है तो उसको अहंकार कह रहे हैं। और फिर जब शरीर वाला पार्ट भी आ जाता है तो वहां पर भी हम तालमेल या तालमेल के अभाव को देख पाते हैं। उसके लिए बाबा जी क्षोभ, खेद और तृषा, ये वाले 3 शब्द लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट हम सबको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिले। उसके बाद में काफी कुछ जो है वो हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन से और फर्दर
देख के घटनाओं को शायद अपनी क्लैरिटी बनेगी। तो ये कल और आज के बीच में मेरे में थोड़ी सी ऐसी स्पष्टता बनी, मुझे लगा आपसे शेयर करूं। ठीक रहा इतना भैया? जी भैया। भैया एक वृत्ति को थोड़ा सा खोलेंगे कि मैं इसको कंसेप्चुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, वृत्ति और व्यवहार में क्या अंतर है? मतलब वृत्ति। वृत्ति जो हमारे मन में विचार उठते हैं, हाँ हाँ। उसका जो बॉडी में रिस्पॉन्स हो रहा है, इज हम्म। दैट इज दैट वृत्ति? या वृत्ति को स्वभाव की तरह देखा जाए? नहीं नहीं, वृत्ति को तो विचार ही कह रहे हैं भैया। वृत्ति में अच्छा। विचार है। वृत्ति में ही भैया वो दृष्टियां भी है। अगर हम वो 4.5 क्रिया में जो वो आदि वाली क्रिया जो होती है ना, मैं 1 मिनट खोलता हूँ, अगर आप 1 सेकंड का टाइम दें, हम उसको दोबारा से देख लेते हैं, हम्म। ताकि मैं पावर पॉइंट को शेयर करता हूँ। जैसे चित्त जो है वो क्लियर है कि जो जहां पे इमेजिनेशंस हो रहे हैं वो फैकल्टी हमारी चित्त है, चित्र हम्म। चित्रण, हाँ 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 वो क्लियर है। मन में विचार उठते हैं हमारे। हाँ हाँ। तो मन इज समथिंग लाइक अ टूल जो कि हमको विचार उत्पन्न करा रहा है। वृत्ति जो है वो अरे उसको तो थोड़ा बताते सा। बताते, हाँ, तो ये जीवन क्रिया जब हमने किया था ना भैया, तो उसमें जो है वो हमने ये किया था। ये देखिए, ये वृत्ति में, ये वाली जो ये फैकल्टी है, इसको वृत्ति कह रहे हैं। वृत्ति में तुलन और विश्लेषण होता है भैया, ओके। है ना? तो इस तुलन में प्रिय हित लाभ का तुलन होता है और न्याय धर्म सत्य का तुलन होता है। तो भ्रमित मानव में प्रिय हित लाभ ही डोमिनेट करता है। उसमें भी विचार आ रहे हैं भ्रमित मानव में भी, लेकिन वो सारे के सारे विचार मुझे क्या प्रिय है, मुझे किससे लाभ होगा, और मेरे शरीर के हित में क्या है, ये सिर्फ इतने तक सीमित रहता है। और जो जब हम जागृति की ओर बढ़ते हैं, तो फिर हमारे तुलन में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि भी बढ़ने लगती है, वो डोमिनेट करने लगती है। तो प्रिय हित लाभ छोटा हो जाता है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जो है वो बड़ी हो जाती है। तो ये वृत्ति में होने वाली क्रिया है। जी, तो इसको हम आलस्य से और प्रमाद आलस्य से कैसे जोड़ रहे हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर इसमें तालमेल नहीं है तो इसमें हमें जो दुख होगा वो आलस्य। देख लेते हैं, अब देख लेते हैं, दोबारा से मैं शेयर कर लेता हूँ उसको। जी। 1 सेकेंड। वृत्ति क्षोभ से आलस्य, प्रमाद व अशांति का प्रसव। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, अब बताएं कहाँ पर आ रहा है? ये जो हमने पहली अनुभूति पढ़ी, मानव संपर्क व संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह, इसके आते नीचे जाएंगे हम। हाँ लाइक जी। हाँ जी, हाँ यहीं पर। हाँ। यहाँ पे बीच में है वृत्ति क्षोभ से आलस्य, प्रमाद व अशांति का प्रसव। तो वृत्ति को आलस्य, प्रमाद व अशांति, आलस्य और प्रमाद, मतलब हम्म। आलस्य प्रमाद तो एक ही चीज हो हाँ। गए। नहीं नहीं, आलस्य, या अब आलस्य तो ठीक है, एक हम नॉर्मल भाषा वाला शब्द ले सकते हैं। प्रमाद जो है वो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में इसको परिभाषित किया है। जी। मेरे को उसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा है प्रमाद को। कार्य व्यवहार और वस्तु में निहित उपादेयता का ज्ञान ना होना। हम्म। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में भी आया था यहाँ पर पहले। लेट मी सी, अगर ऐसे ही मिल जाए तो देख लेंगे। किसी को याद है प्रमाद कहाँ पर आया था? लेकिन बुक में आया हुआ है बड़े अच्छे से। सब कुछ मैं भी नहीं याद रख पाता, मुझे भी याद नहीं हुआ है अभी पूरा, इतना मैं कह ही रहा हूँ। उन्माद, प्रमाद। तो एक बार हम प्रमाद, अगर हमें ध्यान आ जाए कि हमने जिस रेफरेंस में पढ़ा था, बड़े अच्छे से परिभाषा के रूप में वहां पर दिखा था मेरे को। यहाँ परिभाषा संहिता वाली परिभाषा से मैं उतना रिलेट नहीं कर पा रहा जितना के हम्म। मानव व्यवहार दर्शन में जब हमने पढ़ा था। पूरी बुक में ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं। तो वृत्ति क्षोभ से आलस्य, अभी प्रमाद को अगर पेंडिंग में जी। रख दें, जी। है ना, तो आलस्य व अशांति का प्रसव। तो आलस्य को जो है ना, मैं इसको ऐसा देख पाता हूं भैया
कि जब तक हम प्रिय हित लाभ में जीते रहते हैं, तब तक हम शरीर प्रदान विधि से जीते हैं। ठीक है? तो शरीर के माध्यम से ही सारा का सारा सुख पाने की कोशिश करते हैं। तो अभी अभी हमने जो रीडिंग की ना, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सूत्र आया है, उसको पहले ले लेते हैं, यहाँ पर इससे रिलेट भी हो रहा है। ये अगले पेज पर आएगा। समस्त श्रम जो है वह विश्राम के लिए ही है ना? ये अगले पेज पर जब हम अभी कंटिन्यू करेंगे तो आने वाला है ये। तो समस्त श्रम जो है वह विश्राम के लिए है। अब ये विश्राम क्या है? तो भ्रमित मानव अपने को शरीर मानकर जीता है, तो वो शरीर को ही विश्राम देने को अपना लक्ष्य मानता है। काफ़ी सारे हम ऑफिसेज़ में काम करते हैं, वहाँ पर फिजिकल लेबर करने वाले व्यक्ति को कम सैलरी मिलती है और उसको एक हीन भावना के साथ में देखा जाता है, और जो आदमी सिर्फ कलम चलाता है और सिर्फ ऑफिस में बैठकर मीटिंग करता है, उसको एक जो है वो बड़ा दर्जा जो है वो माना जाता है। ठीक है? तो शरीर मूलक विधि से जीते हुए शरीर के विश्राम को ही विश्राम माना जाता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में? मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जीवन शरीर को चलाता है, जीवन को विश्राम चाहिए, है ना? तो ये जीवन जो है ये रिलैक्स्ड स्थिति में रहे। शरीर को विश्राम चाहिए ऐसी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर तो उल्टा कह रहे हैं कि शरीर का चलते रहने से ही शरीर ठीक चलेगा। शरीर का भी मेहनत करना जरूरी है शरीर को ठीक बनाए रखने के लिए। ठीक है? तो काम जो है वो जीवन जीवन जितना जागृत होता है, उसको शरीर से कितना काम करना है ये भी क्लियर रहता है, और जीवन को अपने पे कितना काम करना है ये भी क्लियर रहता है। तो ये जो न्याय धर्म सत्य को समझना है, जागृति क्या है, मेरा मेरा संबंधों में पर्पस क्या है, ये न्याय धर्म सत्य क्या है, ये वाला समझने का जब जब काम चलता रहता है, तो फिर आदमी को ऐसा लगता है कि भैया ये आलस्य वाली तो कोई बात ही नहीं है, इतने सारा काम करना है अभी तो समझने के लिए। लेकिन इस तरफ जब ध्यान नहीं जाता, तो भैया आराम की सारी वस्तुएं हैं, भोग विलास की सारी वस्तुएं हैं, तो फिर तो आराम किया जाए, वो जो है फिर वो आलस्य की तरफ लेकर जाता है। तो ये वृत्ति में न्याय धर्म सत्य की स्पष्टता ना होने से आदमी आलसी होता है। वो शरीर के महत्व को भी नहीं समझ पाता और जीवन के महत्व को तो समझा ही नहीं है। कुछ कुछ ऐसा जो है इसको कह सकते हैं भैया। जी वृत्ति भैया। क्षोभ से आलस से, और अशांति तो है ही। वृत्ति क्षोभ कह किसको रहे हैं कि वृत्ति जो है उसने चित्त की श्रेष्ठता को नहीं स्वीकारा। तो चित्त की श्रेष्ठता को स्वीकारता तो उसके साथ में तालमेल पूर्वक जीता। अब उसी को इग्नोर किया है तो चित्त अपनी जगह के ऊपर है, वृत्ति अपनी जगह के ऊपर है। जैसे एक बैलगाड़ी है, एक बैल इस तरफ खींच रहा है, एक बैल इस तरफ खींच रहा है, तो वो गाड़ी कहीं पे पहुंचती नहीं है। तो हम्म। उस स्थिति को अशांति कह रहे हैं। दोनों के बीच में, वृत्ति और चित्त के बीच में जो तालमेल की कमी है ना, उसको वृत्ति क्षोभ कह रहे हैं। उसी से अशांति का जन्म होता है, ऐसा जो है यहाँ पर कहा जा रहा जी भैया, वृत्ति को आपने जैसे तुलन यहाँ पे रखा, हम है। चॉइसेस से भी लिंक कर सकते हैं। जो हम चॉइसेस लेते हैं, करते हैं, दैट इज आल्सो फैकल्टी ऑफ वृत्ति। हाँ, तो भैया वो चॉइसेस भी जो है वो भी उसी पे ही आती हैं। फिर से मैं उसी स्क्रीन को हम्म। दोबारा दिखाता हूँ ताकि ये हमारे को अच्छे से ध्यान रहे। भैया ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है ना, और ये पूरी जीवन क्रिया की हमारी एक प्रेजेंटेशन हुई थी कभी, और कभी हम्म। दोबारा भी हो। और बहुत सारे लोगों ने, भैया हमारे अच्छे अच्छे सीनियर फैसिलिटेटर्स हैं, साधन भैया ने भी एक बार जो है 2 सेशंस लिए थे इसके ऊपर, वो भी किसी ने शेयर किए थे। इन सबको देखा जाए अच्छे से बार-बार करके, तो ये वृत्ति में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, ये क्लियर रहेगा। तो जिसको आप चॉइसेस कह रहे हैं, वो ठीक है, चॉइस हम्म। अपनी जगह पे एक शब्द है। यहाँ पर हम उसको तुलन कह रहे हैं। तो हम चॉइस करते टाइम एक्चुअल में जैसे हम्म। तराजू पे तोलते हैं ना कि कौन सा पलड़ा भारी होता है ना? जैसे कि कभी बच्चे के पीटीएम है स्कूल में, वहां पे भी जाना है, लेकिन ऑफिस में भी एक सीनियर के साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब मैं तुलन करता हूँ, तराजू करता हूँ, है ना, कि भैया बच्चे के पीटीएम में जाना ज्यादा जरूरी है या ऑफिस की मीटिंग के लिए जाना ज्यादा जरूरी है।
है ना? काफ़ी बारी ऐसा होता है कि अपनी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार चल रहा है, लेकिन फिर एक ऐसा भी कमिटमेंट है कि लगता है कि भैया वहाँ पर भी जाना ज़रूरी था, तो शरीर का ध्यान रखा जाए या संबंध का ध्यान रखा जाए, वो भी अपने में एक तुलन चलता रहता है। तो बाबा जी ने तुलन शब्द को तराजू शब्द से रिलेट किया है। एक वो आप देखते हैं ये जो बताते हैं ना राशिफल आता है भविष्य वाला, उसमें एक तुला राशि आती है जिसको इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं, है ना? वो भी एक एक तराजू का उसका सिंबल रहता है ना? तो तुला जो है वो बिल्कुल तराजू के साथ में जो रिलेट हो रहा है, उसको तुला को ही हम तुलन के साथ में जो है अगर लेकर चलें, तो ये 6 दृष्टियाँ हैं जिससे हर मानव तुलन करता है और इसी से ही फिर रिजल्ट भी निकलता है, हर मानव का अलग-अलग निकलता है। अब आप देखो कोई आदमी करप्शन करता है, कोई आदमी करप्शन नहीं करता है, वो भी बेसिकली तुलन में होने वाली क्रिया है, जिसका न्याय धर्म सत्य वाला पक्ष जो है वो उजागर हुआ है ना? जिसको मतलब वो लगता है कि भई ये चीज़ गलत है, तो वो फिर वो लाभ वाली दृष्टि को इग्नोर करता है। नहीं तो कोई जो क ईज़िली करप्शन कर लेता है, उसको लगता है कोई परेशानी नहीं है, वो भी न्याय धर्म सत्य वाली साइड की तरफ नहीं ध्यान गया और प्रिय हित लाभ में जी रहे हैं। तो बड़ी आसानी से आदमी की पूरी पर्सनैलिटी जो है भैया वो जीवन क्रिया से ही निकल कर आती है। इसको जो है हम उस तरह से देख सकते जी भैया, धन्यवाद। हैं। तो ये इसको जीवन क्रिया को जो है ना ये सबसे मैं अगर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये जीवन क्रिया को समझना है बार-बार जहां-जहां पर भी हमको अवसर मिले। ना तो मैंने जैसे बताया था कि अभी हम चैप्टर 17 पे जाएंगे तो वहां पर भी है और बाकी जिन जिन लोगों के आपको और भी मिले आप में से किसी के पास भी रेडिली अवेलेबल हो साधन भैया ने ना पिछले साल अप्रैल में ऐसे ऑनलाइन सेशंस किए थे कुछ न्याय के बारे में शायद या जीवन क्रिया के बारे में अगर किसी को मिले तो दोबारा से शेयर कीजिए और दोबारा से देखिए अच्छा रहेगा। भैया ये उस पे है पेज 75 नंबर पे क्लेश मुक्ति चैप्टर में। 75 पे क्या है? प्रमाद। हाँ हाँ जी, आलस्य और प्रमाद। बिल्कुल ठीक है। 75 में आ गया, बढ़िया हो गया। खोलता हूँ भी तो 75 एंड 22 97। तो जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती है उस संबंध में ज्ञान के अभाव में वांछित क्रिया ना संपन्न होने वाली स्थिति प्रमाद है ना? तो देखिए अब ये यहाँ पर जो है ना ये अकर्मणत्व की जब बात हो रही तो आलस्य है किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए उसे ना करना आलस्य है। जैसे कि हम हमें काफी बार लोग कहते हैं या हम कई बार किसी को कहते हैं कि भैया शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए और जिसको कहते हैं या कोई हमको कहता है तो सुनने वाले को भी पता होता है कि बात तो ठीक की जा रही है, बात को रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं कर क्या करने की जरूरत है, आराम कर। ठीक है, इसको कह रहे हैं आलस्य कि बात ठीक है इतना मालूम है लेकिन फिर भी नहीं करते। प्रमाद कह रहे हैं कि बात सही है इसका भी ज्ञान नहीं है ना? तो ये आलस्य और प्रमाद में डिफरेंस आ गया। आलस्य में बात सही है इतना मालूम था फिर भी मैं निर्णय लेता हूं कि भैया नहीं करना और प्रमाद जो है उस संबंध में ज्ञान के अभाव में काम ना करना ना। तो ये आलस्य और प्रमाद को यहाँ पर डिफरेंशिएट किया भैया। जी भैया, धन्यवाद। ठीक है, वापिस आते हैं 105 and 22 and 27। ठीक हो गया। तो ये वाला हमने अनुभूति कर ली थी और ये वाली भी कर ली थी। ठीक है, तो ये सारा का सारा अगेन मतलब ये बार-बार यहाँ पर हो क्या रहा है कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा एक तरफ इसकी बात हो रही है और दूसरी तरफ प्राण, हृदय और तीसरा शब्द क्या था? शरीर या व्यवहार, है ना? तो व्यवहार
हृदय और प्राण, इन तीनों की भी बात हो रही है। तो इनको लेकर के एक क्षोभ को लेके जो है वो बात करी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बुद्धि क्षोभ क्या कह रहे हैं ना, तुम अभी पीछे जो था वो चित्त क्षोभ और वृत्ति क्षोभ, वो सारी बात हो गई। बुद्धि क्षुब्ध मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है। चित्त क्षुब्ध मानव अपने तर्क को श्रेष्ठ मानता है। वृत्ति क्षुब्ध मानव विचार और कार्य योजना को श्रेष्ठ मानता है। और मन क्षुब्ध मानव जो है वो विषय भोग को श्रेष्ठ मानता है ना? तो ये जो है इसको इस तरह से बोला कि मतलब ये जो क्षोभ शब्द था, उसी क्षोभ को अब उसका एक दूसरा फॉर्म क्षुब्ध लेके, कि जिसमें चित्त क्षोभ है वो चित्त क्षुब्ध मानव हो गया। तो वो क्या करता है, अपने तर्क को श्रेष्ठ मानता है। जिसमें वृत्ति क्षोभ है वो वृत्ति क्षुब्ध मानव हो गया, वो अपने विचार और कार्य योजना को श्रेष्ठ मानता है। मन क्षुब्ध मानव विषय भोग। फलस्वरूप वाद विवाद उत्पन्न होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि अवसरवादिता ही वाद विवाद का मूल कारण है, क्योंकि यह अपराध से मुक्त नहीं ना। क्योंकि अवसरवादी नहीं होगा तो न्याय आश्रित होगा, न्याय आश्रित होगा तो न्याय धर्म सत्य में सब मानव एक है। तो जिसमें एक है वहां पर मानव, वहां पर वाद विवाद होगा नहीं। इसको अगली अनुभूति में, एक अनुभूति स्किप करके रिलेट ही कर लेते हैं पहले। वाद विवाद के लिए दोनों पक्षों का अथवा एक पक्ष का गलत रहना या भ्रम में रहना आवश्यक है। क्योंकि दोनों पक्ष सही हो और वाद विवाद हो जाए ऐसा संभव नहीं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी सिंपल भाषा में काफी एक सटीक सी बात जो है मेरे को लगती है। मतलब शुरू से फर्स्ट रीडिंग से मेरे को ये काफी अपीलिंग सी अनुभूति लगती है कि जितना वाद विवाद होता है संबंधों में, परिवार में, और कई बारी तो अपने अंदर भी इनर कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना? अपने में ही निर्णय लेने में बड़ी मुश्किल हो रही होती है। अपना ही तराजू जो है वो क्लियर नहीं होता कि भैया ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, है ना? नौकरी बदलूं या नहीं बदलूं, ये वाला कोर्स करूं या दूसरा कोर्स करूं। वो बड़े सारे जो है वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अंदर रहता है। तो जितना कॉन्फ्लिक्ट रहता है उतना मतलब ये है कि अभी समझ की अभी क्लैरिटी नहीं आई है, अभी समाधानित नहीं हुई, ये इतना। तो अगर संबंधों में बात हो रही है तो या मैं समाधानित नहीं हूं या मेरे साथ वाला समाधानित नहीं है। तो साथ वाला समाधानित नहीं है तो इसकी भी जिम्मेदारी मैं ही स्वीकारूंगा तो गाड़ी आगे चलेगी, है ना? नहीं तो सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग करते रहेंगे तो जिंदगी भर फिंगर पॉइंटिंग होती रहेगी और कुछ प्रोग्रेस नहीं होती। तो मैं समाधानित हूँ, मुझे पता है कि समाधानित क्या होता है, समाधानित कैसे होते हैं, तो फिर मैं अपने साथ वाले को भी स्नेह पूर्वक समाधान के रास्ते पर आगे ले जाने में सहायक होता हूँ। यही संबंधों का पर्पस भी है, यही संबंधों का पर्पस भी है। ठीक? तो ये वाद विवाद की बात हुई थी तो हमने ये वाली अनुभूति पहले ले ली। हाँ जी भैया, मतलब शोभ हो गया फ्रस्ट्रेशन, और मतलब अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन होगा शोभ। मैंने राकेश गुप्ता जी का ट्रांसलेशन देखा था इंग्लिश वाला, तो उन्होंने फ्रिक्शन शब्द यूज किया इसके लिए। और शुद्ध का क्या होगा, शुद्ध? अब ये तो देखना पड़ेगा, वो इंग्लिश वाला वर्जन है ना, उसी में जाके देखना पड़ेगा दीदी। शोभ तो भैया एडजेक्टिव हो गया, शुद्ध हो गया नाउन। हाँ, मतलब तो उसी का ही डेरिवेशन है। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो मतलब हम एक्चुअल में रियलिटी के रूप में देख लें पहले कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, फिर उसके लिए शब्द जो है वो मतलब प्लेस हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि शब्द भी बड़ी मुश्किल सी चीज है। मैंने भी राकेश गुप्ता जी के साथ में ट्रांसलेशन का काम शुरू किया था, अब तो पिछले 1 महीने से हो नहीं पा रहा कोरोना के कारण। लेकिन मैंने भी पाया कि शब्द ढूंढना जो है ना वो बड़ा एक मुश्किल सा काम है, लेकिन इन द प्रोसेस अपनी क्लियरिटी बनती जाती है। ये अपने पे बड़ा अच्छा उपकार होता है। भैया नमस्ते। नमस्ते राजीव भाई। मैं कह रहा था भैया कि हाँ हाँ, जैसे चर्चा नंबर अहंकार वन। शब्द है, हाँ जी
अहंकार। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इस पे थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसको कैसे ध्यान में रहेगा कि ये मेरे अहंकार को पोषण कर रहा है, यहाँ से मैं गलत रास्ते पे चला गया, हम्म। और इस बात के अभ्यास के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो ये काफी या गहरा सा सवाल है। तो मतलब अपने में ही शोध भी करते रहे भैया, और आप बाकी सेशंस भी अटेंड करते हैं तो उसको देखते रहे, जवाब निकल कर आएगा। मेरे को मतलब सिर्फ इतनी सी एक फीलिंग लगती है कि जितना, मतलब अगर मैं ब्रीफली कहूँ इसको, जितना हम सह अस्तित्व को समझ पाते हैं और मैं अपने आप को सह अस्तित्व का एक पार्ट समझता हूं, ठीक है, उतना अहंकार से दूर होता हूं। और जितना सह अस्तित्व को नहीं समझता हूं और केंद्र में अपने आप को रखता हूं, वो अहंकार की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो मैं भी सह अस्तित्व का पार्ट हूं। देयर इज ए बिगर डिजाइन, है ना, पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व है और मैं भी उसका एक पार्ट हूं। ये स्वीकृति के साथ में मैं अपने रोल को स्वीकारता हूं, तो वो अहंकार से दूर होता हूं। और अगर सह अस्तित्व को भूल जाता हूं और अपने आप को केंद्र में रख लेता हूं, है ना, तो वो अहंकार की तरफ लेकर जाता है। मोटा मोटा सा कहें, अभी मैं इसको मतलब ऐसे देख रहा हूं। तो मतलब वो अपने को केंद्र में रखने के बजाय सह अस्तित्व को केंद्र में रखा जाए। जैसे हम ना अपने परिवार की भी व्यवस्थाएं देखें, और परिवार से भी आगे जितना हम अपनी कल्पना में ला पाए, जितना मैं अपने आप को केंद्र में रखता हूं, उतना मैं व्यवस्थित तरीके से नहीं जी पाता। लेकिन जितना मैं बड़ी व्यवस्था को केंद्र में रखता हूं और अपना रोल निभाता हूं और उस बड़ी व्यवस्था में अपने आप को समर्पित करता हूं, उतना मैं अहंकार मुक्त रहता हूं। इतना हम अपने परिवार में भी देख पाते हैं, और फिर परिवार से ऊपर जाएं, बड़ी परिस्थितियों में जाएं, ऑफिस स्पेस में देखें, नेशनल लेवल पे देखें, जितनी कल्पना में अपने को देख पाए भैया। मैं तो इसको ऐसा ही देखता हूँ कि बड़ी व्यवस्था को केंद्र में रखते हुए अपने को उसका पार्ट समझते हुए अपने रोल को निभाना। मतलब बेसिकली सह अस्तित्व को मतलब बीच में रखना है। मैं हाँ अभी बिल्कुल तक भैया, बिल्कुल। मतलब जैसे हम परिवार में भी रह रहे हैं, परिवार में 4-6 लोग रहते हैं, सबने रहना है। जब मैं इस भाव के साथ में जीता हूं तो अहंकार में नहीं रहता। ये बड़ी नेचुरल सी बात है, हम बड़ी क्लियरली देख ही पाते हैं इसको, है ना। तो बाकी सबका कुछ भी हो जाए, मेरे मजे चलते रहें, ये वाली जब फीलिंग आती है और फिर सारी कार्य योजनाएं वैसी बनती हैं, तो फिर वो अहंकार की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे मैं किसी फ्लाइट से, किसी कार से, किसी ट्रेन से कितना भी झगड़ा हो जाए उसको बाहर नहीं कर सकता, वो भी इसमें जाएगा, मैं भी इसमें जाऊंगा, हम्म बने रहेंगे। हम्म। मेरी सीमा मतलब बहुत लिमिट तक है, मतलब हाँ नहीं, हम बाहर मतलब उससे मतलब मैं अलग नहीं हो जैसे सकता, वो एक दूसरी बात है भैया। लेकिन अलग होना भी नहीं है, मतलब वो एक सह अस्तित्व ही है। मतलब वो जैसे घर में अगर 6 लोग रह रहे हैं तो घर के दरवाजे से बाहर निकलने से उनको कोई नहीं रोकता, है ना, या मैं निकल जाऊं या दूसरे को निकाल दूं। लेकिन ये हमें स्वीकार नहीं रहता है। हमें लगता यही है कि भैया इकट्ठे ही रह लें और प्यार से रहें तो ये अच्छी बात है। झेलते हुए तो बेशक जिंदगी कट जाए, लेकिन लेकिन रहना प्यार से चाहते हैं। हम्म तो ठीक है प्यार भैया। से क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि हम्म घर भी एक सह अस्तित्व है, परिवार भी एक सह अस्तित्व है। नहीं, ये बात ज्यादा मेरे समझ में आ रही है कि सभी लोगों को रहना है, सह अस्तित्व है, हाँ सब हाँ रहेंगी ही चीजें। हाँ बिल्कुल। आप इसके साथ में आप कैसे रहोगे, ये एक बात है। हाँ, लेकिन वो मुझे सरवाइव करना है उस पूरी अव्यवस्था में, ऐसी मेरी थिंकिंग चलती है। या व्यवस्था क्या है ये मेरे को क्लियर है। अभी हम अव्यवस्था में जी रहे हैं, ये भी मेरे को दिखता है। और अव्यवस्था से व्यवस्था तक की जर्नी कैसे होगी, ये भी मेरी स्पष्टता है। और मेरा रोल यही है कि अव्यवस्था से व्यवस्था तक की जर्नी में अपना कंट्रीब्यूशन देना। मतलब ये बात ध्यान में रखा जाए कि दो आदमी जब समझदार
दो आदमियों में जब विवाद हो रहा है तो उसमें से ना समझी है, तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी कि वो भी ना समझे, मैं ना समझूं, तो मैं समझदार होता हूँ, फिर उसके साथ में बात करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मेरे को जब से ये वाली चीज़ क्लियर हुई, मुझे बड़े अच्छे से ना जो हमारी परंपरा में एक शादी, विवाह, मैरिज वाला जो एक सेरेमनी है, मेरे को उसकी बड़े अच्छे से क्लैरिटी हुई बच्चा भैया कि ये शादी का पर्पस क्या है? मतलब हम लोगों की भी अपने समय में जब हम थे 27-28 साल के शादियां हुई थी, मतलब हमारी वो क्लैरिटी नहीं थी कि शादी का पर्पस क्या है। भाई सबकी शादी होती है ना? हमारी भी हो गई, ठीक है? मतलब हम गलत आदमी थे ऐसा नहीं थे, लेकिन लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। तो अभी भैया क्लैरिटी ये बनी कि एक्चुअल में शादी तक लड़का और लड़की दोनों को समझदार होना आवश्यक है, ताकि शादी के बाद में जब अगली पीढ़ी आए, तो ये दोनों मिलकर अगली पीढ़ी को भी बचपन से ही समझदारी के रास्ते पर ले जा पाए, जागृति के रास्ते पर लेकर चला पाए, उसको वो रास्ता दिखा पाए। ये शादी का काम हम्म, है ना? तो सही बात। तो अभी क्या है, अब तो व्यवस्था में क्या होगा कि वर और वधू या लड़का और लड़की, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों समझदार होंगे, और वो जो है वो बच्चे को जन्म से ही संस्कार युक्त जीवन जो है वो उसके लिए गाइडेंस देंगे। अभी हम अव्यवस्था में है, अभी लड़का लड़की दोनों समझदार नहीं होते हैं। क्या होगा, शायद दोनों ही ना समझ हो, या कोई एक समझदार हो, दूसरा ना समझ हो, या एक कुछ समझदार है, दूसरा उससे कम या ज्यादा समझदार है। तो जो भी ज्यादा समझदार है, वही समझदारी की इंपॉर्टेंस को भी समझता है, और अपनी समझदारी के लिए भी, शेष समझदारी के लिए काम करता है, और अपने साथी की समझदारी के लिए भी काम करता है। ये संबंधों में करने वाला काम हुआ भैया। हम्म, नहीं, ये बात एकदम बहुत क्लियर थी, अभी धीरे धीरे समझ में आ रही है कि अभी हम लोग ऐसा समझ रहे हैं, मतलब बाकी को पता नहीं, मैं अपने बारे में बताता हूँ हम्म। कि जिसको मैं अपने बराबर देखता हूँ शरीर में, उसको लगता है ये भी समझदार ही है, ठीक ही समझ जाएगा, हाँ बताया है हाँ एक बार में हाँ काम हो जाएगा। हाँ, अब वो होता नहीं है और फिर वहां पर झंझट हो जाता है। बिल्कुल। हम तो ये बात भैया समझ में आ रही है। चार चार लोग हैं घर में, और बड़े हंस हंस के कई बारी बात होती है भैया, कि काफी बार बड़ी क्लियरली ऐसा दिखता है अपने आसपास कि किसी का शरीर तो 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, जीवन अभी 10 साल वाला, 20 साल वाला ही है। तो हम्म, हम लोग ना उम्मीद ये करते हैं कि भैया तेरी उम्र इतनी हो गई, तुम समझदार क्यों नहीं हुए? और कोई समझदार नहीं होता तो हमारे मन में शिकायत का भाव रहता है। कभी कभी हम शिकायत झल्लाहट में, फ्रस्ट्रेशन में व्यक्त भी कर देते हैं। लेकिन लेकिन अब जो है, मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं देख पाता हूँ कि बच्चों की भी ये भाषा बन गई है हमारे, और वो क्लियरली देख पाते हैं और बोल भी पाते हैं। भैया उम्र जो है ना, वो 70 साल की या 60 साल की या 50 साल की, वो शरीर की हुई है ना? हम्म, जीवन अभी 20 साल वाला ही रह गया है। तो तो शरीर तो अपने आप उम्र बढ़ती रहती है। जीवन की को मैच्योर होने के लिए, जो जागृति के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो काम करना था, वो काम किया जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा, और काम नहीं किया जाएगा तो शरीर आगे बढ़ जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा। जीवन जो है वो तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, अज्ञानी है, भ्रमित है। हम्म, भैया इसमें तो आजकल गाना भी चलता है ना, दिल तो बच्चा है जी। दिल तो तो बच्चा फिर है। उनको और एक मिल जाता हाँ, है सब, बिल्कुल ठोस बिल्कुल जगह की, अरे हम तो बिल्कुल, बच्चे ही हैं। बच्चे हैं। ठीक है भैया जी, थैंक यू। संजय भैया, एक क्लैरिटी चाह हाँ रहे हाँ थे हाँ कि हाँ, जो बताइए। अहंकार है वो बुद्धि के लेवल पे ही होगा, या जो बाकी जो फैकल्टीज हैं इनके लेवल पे भी है, चित्त, वृत्ति और इन नहीं सब नहीं, के तो लेवल पे? मतलब यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में जो है ना, अहंकार शब्द को बोला कि जब बुद्धि जो है वो अपने को ही सबसे श्रेष्ठ मान लेती है जीवन में, हम्म। उस स्थिति को अहंकार कह रहे हैं। मतलब वो आत्मा को देख नहीं पाती है। मैं फिर से वो वाली स्लाइड जो है ना, पावर पॉइंट वाली, वो रखता हूँ सामने, और उससे रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो
ये जो है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये 5 लेयर्स हैं। तो बुद्धि जो है वो आत्मा के एग्जिस्टेंस को पहचानती नहीं है ना? तो जब उसको पहचानती नहीं है तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तो इसको बोला, जो भी आप शब्द बोलने में आपको थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था, आत्मविमुख बुद्धि। आत्मविमुख बुद्धि मतलब जो आत्मा की तरफ जिसका मुख नहीं है ना? क्योंकि वो आत्मा की तरफ मुख नहीं है, वो आत्मा को पता ही नहीं है कि भैया कोई आत्मा नाम की भी चीज है। तो बुद्धि के लेवल पर ही जीना, मतलब जो जो मेरे को समझ में आ गया, कुछ समझ में आया भी, लेकिन वो पूरा है या अधूरा है, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो वो वाली जो फीलिंग है, जो समझ में आया उसको पूर्ण मान लिया, उसको अहंकार कहते जी भैया। हैं। तो जब बुद्धि आत्मा के एग्जिस्टेंस को स्वीकारती है, ठीक है, तो ये पता चलता है, जो मध्यस्थ दर्शन में प्रस्तावित है, कि आत्मा जो है वो परमात्मा के एग्जिस्टेंस को स्वीकार है। अब परमात्मा किसको बोला? परमात्मा जो है वो व्यापक को बोला। तो सह अस्तित्व क्या हो गया? व्यापक में जड़ और चैतन्य इकाइयां। तो पूरे सह अस्तित्व को समझना, समझने के बाद में आत्मा तृप्त होती है, और उस समझ के अनुसार फिर जिया जाए। तो आत्मा के अनुसार बुद्धि चले, बुद्धि के अनुसार चित्त चले, चित्त के अनुसार वृत्ति चले, वृत्ति के अनुसार मन चले, मन के अनुसार शरीर चले। ठीक है, ये तालमेल पूर्वक चलना शुरू होता है। तो सह अस्तित्व अपने आप जैसा चल रहा है, मैं भी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, उसके तालमेल में चल रहा हूं। इससे मैं तृप्त होता हूं। मैं मतलब आत्मा। जब ये पूरा कनेक्शन नहीं होता तो बुद्धि के लेवल पे गाड़ी रुक जाती है, उसको अहंकार करें। जी भैया, धन्यवाद। भैया जैसे मैं अभी तक क्या समझ रहा था कि जैसे 4 प्रभाव हैं, रूप, बल, धन, पद। जब हम कभी इनके प्रभाव में आते हैं तो आवेशित होते हैं, और जब आवेशित होते हैं तब अहंकार आता है। वो एक ऐसी बात मैं समझने की कोशिश कर रहा था। ओके। इस बात को हम कहाँ पे रोकेंगे? मतलब जैसे मैंने किसी बात को लेके मैं लोभ में, मोह में, काम में, तो भैया या वो ऐसे तो। हाँ, तो उन सब में तो हम बुद्धि तक पहुंच ही नहीं रहे। देखिए, बुद्धि जो है ना, ये 4.5 क्रिया से आगे की बात हम्म। है ना? 4.5 क्रिया तो मन, वृत्ति और चित्रण तक ही रुक जाती है। हाँ। राइट? तो ये जितना हाँ। आप ये रूप, पद, धन, बल की बात कर रहे हैं, जितना आप लोभ, काम और ये माया, ये सारी जो बातें हैं, ये तो 4.5 क्रिया में ही हो जाता है भैया। वहां तो बुद्धि तक पहुंचे भी नहीं। हम्म। ठीक है, तो बुद्धि का तात्पर्य ये है कि काफी सारा संस्कार है, जो कि बुद्धि जो है ना, वो संस्कार का स्टोर हाउस है, ऐसा मध्यस्थ दर्शन में बोला गया है ना? तो एक एक करके अच्छी बातें संस्कार के रूप में बुद्धि में स्टोरेज होती रहती है उसकी। अब कितनी होनी है स्टोरेज? पूरा का पूरा संस्कार जब हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि हम अनुभव संपन्न हो गए। लेकिन वो एक ही दिन में तो होगा नहीं। तो सपोज कीजिए कि हमको 1 to 100 तक की जर्नी करनी है, तो ये धीरे धीरे होगी। तो गलतफहमी ये हो सकती है कि कोई अभी 1 to 100 में 5, 10, 20 तक पहुंचा, कहीं पे मिडवे ही है अभी, लेकिन उसने मान लिया कि भैया मेरी जर्नी हो गई है पूरी। ठीक है, वो वाली फीलिंग जो है ना, उसको अहंकार कह रहे हम्म। हैं। मतलब जैसे मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ और धीरे से मेरे को ये फीलिंग आ जा रही है, भैया आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे ही सब पता है। ठीक है, तो ये एक बात हो सकती है कि मुझे आपसे कुछ ज्यादा मैं इस दर्शन को समझा हूं, या हो सकता है कि जीने में भी थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा हो। लेकिन लेकिन मैं भी इस यात्रा में, मेरी भी यात्रा शेष है और आपकी भी यात्रा शेष है। आप भी अपनी लगन के साथ में इसमें आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी अपनी लगन के साथ में इसमें आगे बढ़ रहा हूं। कोई कंपटीशन नहीं है एक दूसरे के साथ में, ये वाली भावना रहती है। तो ये अहंकार से मुक्त भावना है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ जानता हूं, इसको अगर मैं गलती से ऐसा इंटरप्रेट कर लूं कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो अहंकार है। ऐसा ऐसा मैं अभी तक समझा हूं भैया, थोड़ा सा।
भैया, ठीक है, ये आगे हम ठीक है पढ़ेंगे भैया। ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 17 में भी आएगा, ये सारी चीजें उसमें भी डिटेलिंग होगी भैया, तो उसमें भी और क्लियरिटी बनेगी अभी जब हम जाएंगे तो। ठीक है भैया। अच्छा लग रहा है भैया, धीरे धीरे आप भी डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं शैलेंद्र भाई। नहीं, मैं एक्चुअली ज्यादा बात कर नहीं पाता हूँ, यहाँ पे मशीन नहीं, चलती रहती है, मुझे बहुत मुझे शोर यही होता है ध्यान एकदम। मुझे यही ध्यान रहता है भैया कि आप ज्यादा कम बोलते थे पहले, लेकिन अभी मतलब इट्स वेरी गुड के पार्टिसिपेशन जितना सबका बढ़े तो अच्छा लगता है। गुड। थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है, तो सत्य बोध ना हो पाना ही बुद्धि क्षोभ है। ये बीच में हमने ये वाली अनुभूति की बात हमने नहीं की थी। तो न्याय धर्म सत्य, तो न्याय जो है वो चित्त के लेवल पे, धर्म जो है वो बुद्धि के लेवल पे, और सत्य जो है वो आत्मा के लेवल पे। तो सत्य की तरफ ध्यान ना हो पाना मतलब बुद्धि जो है वो ऊपर की तरफ नहीं देख रही है अभी, है ना, आत्मा की तरफ नहीं देख रही है। उसी को हमने बोला था, ये शब्द आया था आत्मविमुख बुद्धि। कहां पर आया था? आत्मोन्मुख बुद्धि ना होना, है ना। एक सूत्र के भाव में आत्मोन्मुख मतलब आत्मा की तरफ बुद्धि का मुख ना होना, उसी को आत्मविमुख बुद्धि भी भाषा के रूप में यहाँ पर बोलते हैं। तो वही स्थिति है, सत्य बोध ना हो पाना ही बुद्धि क्षोभ। ठीक है, बाकी साथी भी बताएं, ठीक चल रहा है ना? तो मतलब काफी सारे गुरलीन जी, शिल्पा दीदी काफी देर से चुप हैं, क्लियर चल रहे हैं? राहुल भाई, देव भाई? हाँ जी भैया। ठीक है, जी भैया। ठीक है, जी भैया, ठीक चल रहा है सब। चलो गुड। ठीक है, अवसरवादी व्यवहार का मूल कारण बुद्धि का अथवा विज्ञान में कोश व जागृति का पूर्ण विकसित ना होना है। बिल्कुल ठीक बात है, पूर्ण विकसित ही होना था, तो कुछ विकसित हो गया है लेकिन पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। तो इसको जो है विज्ञान में कोश के विकसित नहीं होने से ही भ्रम तथा अज्ञान है, जो अवसरवादिता का द्योतक है, इंडिकेटर है। भ्रम तथा ज्ञान के बिना गलती संभव नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सारी गलतियां जो है वो भ्रम और अज्ञान के कारण होती हैं। चैतन्य इकाई की अपारदर्शकता अपूर्ण विकास ही अज्ञान है ना। तो चैतन्य इकाई जो है वो उसमें एक पारदर्शकता, ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी भी हमारी एक अपेक्षा रहती है, और पूर्ण विकास की भी अपेक्षा रहती है। तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती या पूर्ण विकास नहीं रहता, वही अज्ञान है। अपारदर्शकता यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंसी का ही फल है विकासवादी नियमों की समझ ना होना और फलस्वरूप अवसरवादिता है। तो ये जो अपारदर्शकता, पारदर्शिता, इसके बारे में काफी सारी जो बातें होती हैं, तो इसको भी मतलब मैं जब अपने में सोचता हूँ तो मेरा अभी तक का थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन ऐसा बना है कि हमारे आसपास जो है जितना भी अस्तित्व है, इस पूरे अस्तित्व को हम समझ सकते हैं। ये मध्यस्थ दर्शन ने या आदरणीय नागराज जी ने हमको आश्वासन दिया है। ये मध्यस्थ दर्शन का आश्वासन है कि हर मानव जिसमें समझने की जिज्ञासा है वो पूर्ण अस्तित्व को समझ सकता है। ये मध्यस्थ दर्शन का आश्वासन है। तो समझ सकता है क्या मतलब? पूरे अस्तित्व में कोई भी रहस्य नहीं रह जाएगा, पूरा का पूरा नॉन मिस्टीरियस वे में समझा जाएगा। तो जब कोई रहस्य नहीं रह जाएगा उसी को हम पारदर्शिता कह रहे हैं। कोई भी चीज मेरे से छुपी नहीं है, सब कुछ मैं देख पाता, समझ पाता हूं। देखने का मतलब समझना ही है। तो अपारदर्शकता का मतलब ही है कि नियमों को समझ ना पाना, यही जो है अवसरवादिता है। तो जब नियम समझ में नहीं आता, अब नियम क्या है? सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होंगे तो सभी सुखी होंगे क्योंकि ये सह अस्तित्व है। ठीक है, कुछ सुखी हो जाएंगे, कुछ दुखी होंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ दुखी होंगे तो वो दुखी होके भी छटपटाएंगे, वो फ्रस्ट्रेशन में वे वो कुछ करेंगे, फिर वो बाकियों को दुखी करेंगे। तो सभी सुखी होंगे तो ही सभी सुखी होंगे। एक सूत्र आता है यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में, सर्व शुभ में मेरा शुभ समाया है। माई वेल बीइंग इज इंक्लूडेड इन द वेल बीइंग ऑफ ऑल।
मैं अकेले में वेल बीइंग हो जाए, मेरी हो जाएगी, मेरे परिवार की हो जाएगी, मेरे देश की हो जाएगी, ऐसे होने वाला नहीं है। तो जितना मैं नैरोनेस में जीऊंगा, उतना जो है बाकियों के सुख का मेरे को ध्यान नहीं है। बाकी दूसरे जिए या मरे, सुखी हो या दुखी हो, मैं उसको इग्नोर करता हूं। लेकिन फिर बाकी लोग जो दुखी हो रहे हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे, वो कुछ करेंगे और फिर उनके करने से मैं दुखी होऊंगा। तो ये नियम, विकासवादी नियम, जो जागृति के नियम है, इनको हम समझते नहीं है। यही नॉन ट्रांसपेरेंसी है, यही रहस्यता है। और उसकी समझ की कमी के कारण ही फिर जो काम होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक काम होते हैं, है ना। मैंने यूनिवर्सैलिटी को नहीं समझा तो क्या समझ में आया? जो अपने आसपास का दायरा है, मेरा देश है, मेरी जाति है, मेरी भाषा है, मेरा धर्म है ना, ये इतना ही समझ में आता है, तो फिर उसी के लिए ही मैं काम करता हूँ। ये अपॉर्चुनिस्टिक, ये कह रहे हैं आप, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन बन रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ जी भैया। कार्य करने की स्वतंत्रता के कारण ही मानव को न्याय अन्याय, धर्म धर्म, सत्य सत्य, विचार, इच्छा, संकल्प, व्यवहार, विचार, अनुभव करने का अवसर मिलता है। बिल्कुल, ये अवसर प्राप्त है, ये है ना, मानव के पास में कर्म स्वतंत्रता है। तो जड़ सृष्टि में बीज परिणाम एवं प्राण के भेद से, और चैतन्य जीवन में बीज आशा इच्छा के रूप में वंशानुषंगी संस्कार अनुषंगी भेद से। तो जड़ सृष्टि में बीज जो है वो परिणाम और प्राण के भेद से है ना। मतलब वो जो है वो पदार्थावस्था और प्राणावस्था में जो है उस तरह से चलता है। और फिर पशुओं में, यानी कि जीवावस्था में और ज्ञानावस्था में, बीज जो है वो आशा और इच्छा के अनुसार वंशानुषंगी और संस्कार अनुषंगी भेद से है। मानव में बीज संस्कारों के रूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में स्थापित होना पाया जाता है, क्योंकि हर भ्रमित मानव के बौद्धिक स्तर में अंतर है। बौद्धिक क्षमता का भेद ही मानव क्रियाकलाप में डाइवर्सिटी का मूल कारण है। बौद्धिक डाइवर्सिटी के कारण ही मानव न्यायवादी तथा अवसरवादी व्यवहार अपने जागृति के अनुसार अपनाता है। ठीक है, तो जागृत नहीं रहता है, जितना अजागृत होता है उतना अवसरवादी व्यवहार होता है, जितना जागृत होता है उतना न्यायवादी व्यवहार होता है। ये आगे वाली अनुभूति भी काफी इंटरेस्टिंग है। बीज मात्र उद्भव के अनंतर प्रलय की ओर तथा प्रलय के अनंतर उद्भव की ओर गतिमान है ना। तो उद्भव क्या है? जब उसमें विकास हो रहा है, मतलब बीज जो है वो बड़ा हो रहा है, या शरीर जो है वो बड़ा हो रहा है। तो जब उसमें बड़ा हो रहा है, मतलब जो विकास हो रहा है, वो बड़े होते होते हो क्या रहा है, यहाँ पर बड़ी गहरी बात है कि वो एक्चुअल में इवेंचुअली उसको, तो कभी ना कभी नश्वर है हर भौतिक वस्तु। तो शरीर जो है वो भी, या जिस भी वस्तु की हम बात कर रहे हैं, वो नश्वर ही है। तो इवेंचुअली वो प्रलय की ओर जा रही है। तो जितना उसमें विकास हो रहा है, उतना इवेंचुअली वो जो उसका इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन होना है, डिफॉर्मेशन होना है, डिकम्पोजिशन होना है, डिसइंटीग्रेशन होना है, वो सारा का सारा उसकी तरफ बढ़ रहा है। और जितना डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, वो इवेंचुअली नई फॉर्मेशंस के लिए जो है वो की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक साइकिल जो है डिस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन की, ये जो है, जिसको हमारी परंपरा में भी कई कई अलग अलग तरीकों से बताया गया, तो उसी को यहाँ पर जो है वो, यहाँ भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे बोला है, यहाँ पर उस लाइन को यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। उद्भव जो है वो प्रलय की ओर, और प्रलय जो है वो उद्भव की ओर गतिमान है। इट्स ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स दैट। भैया। हाँ जी दीदी। हाँ, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि जो ये बीज है, ये जड़ सृष्टि में तो समझ आता है, पर जब मानव में संस्कारों के रूप में, तो जब क्रिया पूर्णता हो जाती है, जब हमारे 10 क्रियाएं वो हो जाती हैं, प्रमाणित हो जाता है मानव, तब तो फिर प्रलय की तरफ नहीं जाता ना। मतलब ये फिजिकल उसमें ही हाँ, है ये फिजिकल डोमेन मतलब की बात हो रही है। संस्कारों हाँ, से नहीं होगा ना, जैसे ऊपर। बिल्कुल इस अनुभूति में जो बात हो रही है वो फिजिकल डोमेन में हो रही है दीदी। हाँ, क्योंकि इसी में ऊपर है कि मानव में बीज संस्कारों के रूप में, तो फिर उसके लिए तो नहीं है वैलिड नहीं, होगा ऐसा ना। ऐसा लग नहीं रहा दीदी, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा।
और किसी को कुछ लग रहा हो तो बताएं। सब देखिए, सब अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो किसी का वैसे ध्यान जा रहा हो कि यहाँ पर संस्कार की बात हो रही है या सिर्फ भौतिकता की बात हो रही है। बट भैया एक बार बोलते हैं ना कि एक बार संस्कार बन गए, है ना, हाँ जी, एक बार हम कहीं पे कंप्लीट हो गए हाँ तो जी, हम नीचे रास्ते की तरफ नहीं आते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर संस्कार की बात नहीं हो रही है, इसीलिए मेरे को लग रहा है। जी ठीक है, बट आई एम ओपन टू करेक्शन। मतलब किसी कुछ ऐसा हो जिसकी तरफ मेरा ध्यान ना गया हो, किसी और का आप में से साथी का ध्यान जा रहा हो तो बताइए प्लीज। शिल्पा दीदी, अभी मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि इसको जो है वो फिजिकल सेंस में देख रहे हैं। बल्कि अभी रिसेंटली मैंने एक वो इकिगाई बुक है, हाँ तो वो जी, शालू दीदी है ना रायपुर में, उन्होंने वो बुक रीडिंग कंडक्ट करी थी। तो ओके। उसमें ऐसी बात हो रही थी कि जापान में जो इतना एटॉमिक बॉम्बिंग्स हुए थे और मतलब वो इतना ज्यादा उससे उभर के आ गए, मतलब जो जापानीज कल्चर और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है जो उनके वैल्यू सिस्टम्स हैं। तो उसमें यही उन्होंने कोट किया था ये वाली लाइन ना कि प्रलय इतना आया था वहां पे, फिर वो इतना उद्भव भी हुआ। लेकिन उसमें भी जो उसका जो मतलब मूल कॉन्सेप्ट है उस पूरी बुक का, वो शरीर की लॉन्गेविटी ही है दीदी, है ना। मतलब वो हाँ जो नहीं, बट उसमें एक्चुअली बट जीवन का भी काफी कुछ है उसमें, ओके, मतलब जो हाँ जो जीवन से जो लेकिन उनका वो जो वैल्यूज और पूरा ये का सब, पूरा था, मतलब जब उसमें उन्होंने काफी कुछ है। जिस जिस विलेज की उन्होंने वो स्टडी की है जापान में, उसमें विलेज में लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो मैक्सिमम पाया जाता है। मतलब ये उनका हाँ हाँ स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, मतलब मेरे को बस ध्यान आ रहा था कि उन्होंने ये वाला सूत्र उस टाइम मेंशन किया ठीक है, था दीदी ने, ठीक है, तो ठीक, ठीक है। अ, भैया ऐसे तो सारी सिविलाइजेशंस ने काफी मतलब कहीं कहीं प्राप्तियां की हैं, जैसे हम ग्रीक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन आल्सो हैज रीच्ड इट्स पीक, Japan has also done, you know, Southeast Asian countries have also worked a lot. Then you have Buddhism, which has, मतलब तिब्बत में तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट मिलती है आज भी, बट अगेन उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं और हम उसको जो परिवार में नहीं जी पा रहे हैं। ये बात जो समझ में आ रही है विद्या में और बाकी जगह पे, वो ये डिफरेंस आ रहा है कि हम रोज में जो जी रहे हैं और ये जो हम बुद्धि तक को देख पा रहे हैं ये क्रियाओं के माध्यम से, आई थिंक दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। ठीक है, गुड। गुरलीन जी कुछ कह रही हैं? भैया मेरा प्रश्न था, हाँ, ये महेश जो भाई। डिसइंटीग्रेशन बता रहे थे, इससे क्या तात्पर्य हुआ इसका? हाँ मतलब भैया, ये जो जो उद्भव है ना, उद्भव बेसिकली ये पूरा का पूरा, जैसे मध्यस्थ दर्शन में ना सम, मध्यस्थ और विषम, ये तीन शब्द आते हैं बार बार। तो सम है किसी चीज का बढ़ना, मध्यस्थ है उस चीज का बने रहना, और फिर विषम है उस चीज को एक तरह से डिसोल्यूशन, उसका डिसॉल्व हो जाना टाइप का, खत्म हो जाना, है ना, मृत्यु हो जाना, शरीर की मृत्यु या कोई और चीज है वो खत्म हो जाए टाइप का। तो यहाँ पर भी जो है ये उद्भव और प्रलय जो है, उद्भव को सम से रिलेट कर रहे हैं, लाइक फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, एंड प्रलय जो है वो उसको डिसइंटीग्रेशन या डीकम्पोजिशन या डिसोल्यूशन, डिफॉर्मेशन, उस तरह से रिलेट कर रहे ठीक है हैं, है ना। तो ये उद्भव और प्रलय के लिए मैंने ये शब्द साथ में रखे थे ताकि थोड़ी क्लैरिटी बने। बीच बीच को प्रलय क्यों, मतलब नहीं नहीं, बीच? ये हाँ, ये मेरी भी क्लियरिटी नहीं बनी है कि ये ब्रैकेट में बीज क्यों रखा है, तो मैं इसको बीज को भी इग्नोर करके बाकी सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ। बीज मात्र उद्भव के अनंतर प्रलय, है ना। उद्भव का मतलब ही है कि बेसिकली कोई चीज बननी शुरू हुई है तो बीज से बननी शुरू हुई है, तो बीज से बननी शुरू हुई है, तो बनने के बाद में इवेंचुअली उसको डिसइंटीग्रेट ही होना है ना। कोई भी भौतिक चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, तो है ना। तो बीज मात्र उद्भव के अनंतर प्रलय की ओर, और जब उसमें डीकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, प्रलय शुरू हो जाता है, तो फिर वो प्रलय के बाद में जो बेसिकली उसके जो सारे टुकड़े बन जाएंगे, वो फिर नई फॉर्मेशंस के लिए, नए उद्भव के लिए
जो है वो रॉ मटेरियल बनेगा। तो प्रलय जो है वो फिर से उद्भव के लिए की ओर मूविंग है, और उद्भव जो है वो प्रलय की ओर मूविंग है। इसको जो है वो अप एंड डाउन साइकिल्स जो है हमारे इधर भी ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह की जो बातें हैं वो सारी उससे रिलेट होती भैया इसको बीज मात्र जो है उसको हम रूट ले सकते हैं ना, दैट इज रूट, कैन वी टेक इट एज दैट? है। रूट का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं दीदी? मतलब जो बीज मात्र होता है, जैसे एक पेड़ का जो जो तो रूट नहीं, मैं तो उद्गम इसको स्थान, मैं हाँ, तो सीड ले रहा हूँ इसको दीदी। मतलब मैं मूल बोलना चाह रही हूँ बेसिकली, ओके इसको मूल, ओके ठीक है, व्हाट जैसे आई भी मेंट वाज ठीक। मूल। ओके 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 इज दैट ठीक? मतलब थोड़ा सोचा जाए दीदी, देखिए मैं भी सोचूंगा। हाँ जी, अभी मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, अभी तो मैं तो इसको बेसिकली जैसे एक सीड से पेड़ शुरू होता है ना, मतलब मैं सिर्फ बस उतने से ही इसको ले रहा हूँ। तो भैया ऐसे सोचे, सीड से पेड़ बना और सीड पे खत्म हुआ, और फिर उससे एक पेड़ बना और सीड पे खत्म हुआ। हाँ इंग्लिश ऐसा वाली भी, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे गुरलीन दीदी बोल रही है। हाँ बस ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो बीज से पेड़ बना और पेड़ से बीज बना, ठीक है। ये इसमें ना कहीं पे भी प्रलय को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्रलय को भी हमें प्लेस कर पाए। तो ये पेड़ जो बना, ये पेड़ जो है ये इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट होगा, डिफॉर्म होगा, उसको प्रलय के साथ में रिलेट कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेट होने से पहले वो एक बीज देकर जाएगा, वो अपने में अलग चीज है, लेकिन पेड़ जो है इवेंचुअली जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, पेड़ नश्वर है, इसको प्रलय कह रहे हैं। जी इंग्लिश वाली बुक में प्रलय को डिके बोला हुआ है डीके, और ठीक है, उद्भव को फॉर्मेशन बोला हुआ है। फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। जी, आई थिंक जो ओरिजिनल क्वेरी थी शिल्पा जी दीदी की, कि जो जिसमें 10 क्रियाएं संभव हो जाएंगी, क्या वो भी वापस से उनका भी प्रलय, और वो भी इस चक्र में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? हम्म, तो आ, मतलब अगर नहीं रहेंगी तो फिर वो निर्वाणा की तरफ चले गए, जो जो जो, जो कॉन्सेप्ट है निर्वाणा का, कि आप जीवन और मृत्यु के परे चले गए। तो और हम सोच रहे थे कि ये सब जो है केवल क्या जड़ के लिए बोला गया है, लेकिन चैतन्य यहाँ पर जो इससे पहले की अनुभूति है, इसमें चैतन्य जीवन में बीज हम्म, बीज शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन वहां हम्म, पे उस बीज को आशा और इच्छा के रूप में रख दिया है, हम्म, या उसको जो वृत्ति और हम्म, जो इन सब जो 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 बेसिकली जो हम अभी बात कर रहे थे। तो ठीक, पहली बात तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे जड़ और चैतन्य दोनों की बात कर दोनों रहे की हैं। कर रहे हैं, ओके, और ठीक है। सेकंड बात है कि जब हम जैसे जो दिव्य मानव के जो बात है, अगर दिव्य मानव की स्थिति को कोई प्राप्त कर लेता है, तो फिर अगर वो वापस नहीं आ रहा है तो फिर पर्पस क्या रह गया? फिर क्या वो पर्पस केवल निर्वाणा की तरफ जाना रह गया, या कुछ और है यहाँ पर? नहीं तो एक तो ये भी है, पूरा मध्यस्थ दर्शन में निर्वाण शब्द यूज नहीं हुआ, निर्वाणा शब्द जो है ना वो बिल्कुल मध्यस्थ बिल्कुल। दर्शन में, ये अब कहीं बुद्धिज्म वगैरह में यूज हुआ है, लेकिन मेरी उस पर अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ कि वो किस सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। उस शब्द को मैं इसलिए रख रहा हूँ कि हम समझने की कोशिश हाँ, करेंगे तो कि जो यहाँ पर जो है जो बात की जा रही है कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, ठीक है। शरीर नश्वर है, जीवन नश्वर नहीं है। जीवन एक एटम है, ये एटम बना ही रहता है। जब ये हम्म, किसी शरीर के साथ में आता है तो मानव के रूप में हो जाता है, और जी शरीर से अलग हो जाता है तो जीवन एटम एज इट इज एग्जिस्टेंस में रहता है, ठीक है। और फिर कभी किसी दूसरे शरीर के साथ में की को एग्जिस्टेंस में फिर से मानव शरीर में आता है, हम्म ठीक है। तो इस तरह से जीवन एटम को जो है ये मतलब कहा है कि ये एग्जिस्टेंस में है ही, जैसे जैसे कभी संभावनाएं बनती हैं, सरकमस्टांसेस बनते हैं, तो ये शरीर के साथ में को एग्जिस्ट करता है, और फिर जितना भी उस शरीर की आयु रहती है, 50 साल 100 साल जितना भी है, वो मानव रूप में रहता है।
तो इसमें निर्वाणा की कोई बात जो है वो नहीं है भैया। मतलब जीवन है, वो एक शरीर को छोड़ेगा, फिर कभी सर्कमस्टांसेस बनेंगे और फिर दोबारा से किसी शरीर के साथ में फिर से कोएग्जिस्ट करके मानव रूप में आएगा। भैया इससे ये भी सवाल हो रहा है कि मतलब ऐसा है कि जागृत मानव कभी दोबारा मानव रूप में नहीं आएगा, मतलब नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है तो मेरी जानकारी में बाबा जी ने ऐसा कहीं पे नहीं कहा है कि जागृत मानव दोबारा जो है वो मानव रूप में नहीं आएगा। और वो आएंगे तो उनका एक पर्पस होगा कि बाकियों को भी जागृति की ओर लेके जाए, तो उसमें फिर ये कॉन्सेप्ट है फिर तो नहीं आएगा ना, मतलब निर्वाणा तो फिर अपने आप खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। नहीं तो निर्वाणा शब्द यहाँ पर यूज नहीं हो तो हम उस पर चर्चा करेंगे तो भटक जाएंगे दीदी। ठीक है भाई। भैया एक सोम भैया के साथ उनकी चर्चा हुई थी, वो लेटर सर्कुलेट हुआ था अभी काफी ग्रुप्स में, मैं वो सेंड कर देती हूँ, वो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन था इसमें। ठीक है, किस बारे में दीदी? यही कि जागृत जीवन, उन्होंने बोला है कि ठीक है कहीं और धरती पे हम मिलेंगे, मतलब इस सिलसिले में था। बाबा जी या तो इस धरती पे, जैसे अभी गुरलीन दीदी ने बोला कि, और लोगों अगर ये धरती जागृत नहीं, मतलब लोग जागृत नहीं होते तो वो फिर से जन्म ले सकते हैं जागृति की ओर हम सबको ले जाने के लिए, नहीं तो वो किसी और धरती पर मिल सकते हैं। मैं वो डालती हूँ, आप लोग वो देख लीजिए दीदी। मेरे को ना कई बार ऐसा लगता है कि मतलब ये ना फिर से कई बार चीजें ना वो रहस्य की तरफ ना चली जाए। मतलब जो है ना, एक बाबा जी ने अपने पब्लिश्ड वर्क्स लिखे हैं जो ये 10 किताबों के रूप में हमारे सामने है, जिसके ऊपर बाबा जी ने इसको बड़े अच्छे से हर एक शब्द को, हर एक अनुभूति को बहुत बार पढ़ा है, अपने साथियों के साथ में देख दाख के इसको एक फाइनल शेप दी है। और फिर कुछ बाबा जी के अनपब्लिश्ड लेटर्स वगैरह भी है, वो कुछ बाबा जी के अपने थॉट्स रहे होंगे। अभी हम, मेरे को लग रहा है कि जिसके ऊपर बाबा जी ने बिल्कुल अपनी स्टैंप लगाकर रिलीज किया है, पहले इसको समझें, एक हमारा फाउंडेशन बन जाए, फिर बाबा जी के अनपब्लिश्ड वर्क्स हैं और जो बाबा जी से लोगों ने बात की, सुनी हुई बातें हैं, है ना, फिर उसको भी धीरे धीरे करके समझ लेंगे। वो मेरे को ज्यादा अच्छा क्रम लगता है। नहीं तो फिर किसी और धरती पे जाएंगे, फिर पूरा का पूरा चर्चा जो है ना दीदी, वो उस तरफ चला जाता है, किसी और धरती पे कैसे जाएंगे। अब हमारा भी कोई अधिकार नहीं है इसके बारे में कहने का कि भैया कोई और धरती है नहीं है, कैसे जाएंगे, तो वो मुश्किल हो जाती है कभी हैंडल करने में। राइट भैया, आई एग्री विद यू। बट फॉर क्यूरियोसिटी से एक दीदी शेयर कर लीजिएगा, वो will be interesting. Okay, it will not be discussed in the class, but नहीं, हाँ, विल नॉट डिस्कस इट। आप पढ़ लीजिए, पढ़ के जो आपका अनुमान बने वो बनाते रहे, बिल्कुल उसमें कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो बाबा जी ने ये 10 पुस्तकें शुरू में लिखी, फिर साथ में कुछ 4-5 और पुस्तकें इसकी पेरिफेरी में और भी आई, और फिर बाबा जी के कुछ संवाद हैं जो कि बाबा जी ने ऑथोराइज किए कि हाँ मेरे से सवाल पूछो और मैं विद ऑथेंटिसिटी उनके जवाब देता हूं, और उनको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। बेशक हम अपनी मोस्टली चर्चाएं जो है ना इस दायरे में रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। बाबा जी के अनपब्लिश्ड वर्क्स को अगर हम एक्सप्लोर करने जाएंगे तो मैं इस स्थिति में नहीं रहूंगा कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा प्रकाश डाल पाऊं। आप अपने अपने अनुमान लगा सकते हैं उसके ऊपर। जी भैया। जी भैया। तो 4 बज चुके हैं, मेरे को लग रहा है कि अभी हम यहाँ रुक जाते हैं और इस अनुभूति से फिर अगले वीक शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे खुशी हो रही है कि मैं 1.5 घंटे के सेशन में लगातार बोल पा रहा हूँ और शरीर साथ देना शुरू कर रहा है, तो बढ़िया बात है। बहुत धन्यवाद भैया। नहीं, थैंक यू सो मच। यस भैया, वंडरफुल, यू आर रीगेनिंग बैक योर स्ट्रेंथ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे, मिलते हैं फिर से। नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया।